हाँ जी बच्चों, मैं हूं अनिकेत श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे चैनल एनएसवी ई क्लासेज में। बच्चों, मैं आपके सामने लाया हूं एसएससी जीडी 2026 का 10 फरवरी 2025 का जो शिफ्ट 2 हुआ था उसके जीके जीएस का कंप्लीट पेपर एनालिसिस 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें आपका टारगेट 20 ऑफ 20 का रहना चाहिए। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितना आपको आया, कितना आप नहीं कर पाए। इसमें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जाता है जिससे आप क्वेश्चन को रिलेट कर पाए और आपको अच्छे से रेडी हो सके। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि किस राज्य के गंगा डेल्टा और तटीय मैदान जुलाई और अगस्त में लगभग हर तीसरे या पांचवें दिन भारी बारिश के साथ तूफान से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। आपका आंसर होगा उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। अच्छा, उड़ीसा में ऐसा क्यों होता है? तो उड़ीसा जो है बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है, इसलिए यहाँ पे चक्रवात अधिक आते हैं और भारतीय मौसम विभाग जो है चक्रवातों के नाम जारी करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आरआरआर के गीत नाटू नाटू को किसने वैश्विक पहचान दिलाई? ऑप्शन है एम कैरावानी, के जे यशुदास, ए आर रहमान या फिर एसपी बाला सुब्रमण्यम। तो बच्चों बताइए कि नाटू नाटू सॉन्ग जो है उसको वैश्विक पहचान किसने दिलाई? तो बच्चों उसको जो है आपके एम कैरावानी ने इसको वैश्विक पहचान दिलाई। ठीक है, नाटू नाटू जो है 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता और यह भारत का पहला ऑस्कर विजेता गीत है, पहला ऐसा गीत है जिसने ऑस्कर जीता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुयान विधेयक 2024 द्वारा नियामक कार्यों को करने के सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा वैधानिक प्राधिकरण स्थापित किया गया? ऑप्शन हैं विमान दुर्घटना जांच समिति, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, नागर विमानन महानिदेशालय या फिर नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो। तो बच्चों बताइए कि भारतीय वायुयान विधेयक 2024 द्वारा नियामक कार्यों को करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा वैधानिक प्राधिकरण स्थापित किया गया? तो बच्चों आपका जो है नागर विमान महानिदेशालय आपका लागू किया गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। अब इसमें जो है कि तो डीजीसीए यानी कि नागर विमान महानिदेशालय क्या करता है? भारत में विमान नियमों को लागू करता है। और बीसीएएस यानी कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो क्या करता है? हवाई अड्डों की सुरक्षा देखता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सुरक्षा ये करता है और इसमें हम लोग लिख सकते हैं नियम लागू करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में उपस्थित किसी कोशिकांग से रहित कोशिका द्रव का तरल भाग क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं हाइलोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म या फिर लाइसोसोम। तो बच्चों बताइए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में उपस्थित किसी कोशिकांग से रहित कोशिका द्रव का तरल भाग क्या कहलाता है? तो बच्चों कोशिका द्रव का जो तरल भाग कहलाता है वो हाइलोप्लाज्म कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। हाइलोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म का तरल भाग है और लाइसोसोम जो है उसको हम लोग सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों में कुल शिलालेखों की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शंस हैं 33, 34, 25 या फिर 26। तो बच्चों बताइए कि अशोक के अभिलेखों में कुल शिलालेखों की जो संख्या है वो कितनी मानी जाती है? तो वो जो है लगभग 33 है, यानी कि ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, अशोक के जो अभिलेख हैं ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि से लिखे गए हैं। ठीक है, किससे लिखे गए हैं? ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा संगठन संयुक्त पार्सल उत्पाद के विकास में शामिल है जिसे भारत में 2022 के दौरान शुरू किया गया था? तो ऑप्शंस हैं भारतीय रेलवे और भारतीय डाक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर इंडियन एयरलाइंस और डाक भारतीय डाक। तो बच्चों बताइए कि कौन से इसके अंदर शामिल हैं? तो बच्चे आपके जो है भारतीय रेलवे और भारतीय डाक इसके अंदर शामिल है, यानी कि ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, संयुक्त पार्सल उत्पाद का उद्देश्य क्या है? तेज और सस्ता पार्सल परिवहन करना, यानी कि बहुत जल्द और सस्ते में ही पार्सल कर देना ही इसका उद्देश्य है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया? ऑप्शन है बर्मा, सिंगापुर, जर्मनी या फिर जमाल। तो बच्चों बताइए कि आज़ाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया? तो बच्चों इसको जो है पुनर्गठित इन्होंने सिंगापुर में किया। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है।
ठीक है। आज़ाद हिंद सरकार जो है 1943 में स्थापित की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था। ऑप्शंस हैं 460 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, 405 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर या फिर 368 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। तो बच्चों बताइए कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था। तो बच्चों भारत की जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व था वो बिहार में था। कहाँ था? बिहार में था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2024 में प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किस मंत्रालय ने नियुक्त किया। ऑप्शंस है केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय बाल देखभाल मंत्रालय, केंद्रीय आवास कल्याण मंत्रालय या फिर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो बताइए बच्चों किस मंत्रालय ने इनको नियुक्त किया। तो बच्चों इनको जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नियुक्त किया। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, सौम्या स्वामीनाथन जो है WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक रह चुकी हैं। याद रहेगा आपको कि सौम्या स्वामीनाथन जो है वो WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक रह चुकी हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ। ऑप्शन हैं 2007, 2009, 2006 या फिर 2008। तो बच्चों प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है वो 2008 में शुरू हुआ। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, यह योजना जो है MSME मंत्रालय द्वारा संचालित होती है। किसके द्वारा? MSME मंत्रालय द्वारा संचालित होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच शुरू की गई चल योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे। ऑप्शन है सामाजिक न्याय और आर्थिक स्थिरता के साथ वृद्धि, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय संतुलन, आर्थिक संकट प्रबंधन और नीति समायोजन पर ध्यान केंद्रित करना या फिर कृषि विस्तार एवं औद्योगिक वृद्धि। तो बच्चों बताइए कि 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच शुरू की गई चल योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो बच्चों इसके जो मुख्य उद्देश्य थे इसका मुख्य उद्देश्य था कि आर्थिक संकट प्रबंधन और नीति समायोजन पर ध्यान केंद्रित करना था। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है। ठीक है, ये जो आपका रोलिंग प्लान यानी कि चल योजना था 1978 से 1980 के बीच लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 1978 से 1980 के बीच में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मणिपुर के किस नृत्य और गायन रूप को 2013 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि यूनेस्को की सूची में अंकित किया गया था। तो बच्चों बताइए कि कौन है जिसको अंकित किया गया था। तो ऑप्शंस हैं मैबी, संकीर्तन, छांस या फिर रास लीला। तो बच्चों संकीर्तन को शामिल किया गया था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, और ये जो है मणिपुर का एक पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, संकीर्तन जो है वो मणिपुर का एक पारंपरिक नृत्य है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 या फिर अनुच्छेद 27। बच्चों अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, अनुच्छेद 25 से जो 28 तक है धर्म से संबंधित अधिकार देते हैं। कहाँ से? 25 से 28 तक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तीर अंदाजी में आंतरिक गोल्ड रिंग को एक ही तीर से मारने पर उच्चतम कितना अंक मिलता है। ऑप्शन है 10, 9, 5 या फिर 8। तो बच्चों लगभग 10 अंक मिलते हैं। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1966 से 1969 के बीच योजना अवकाश का प्राथमिक कारण क्या था। ऑप्शन है आर्थिक उदारीकरण, अवस्फीति, तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता या फिर राजनीतिक अस्थिरता। तो बच्चों बताइए कि क्या था। तो बच्चों था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण योजना अवकाश का प्राथमिक कारण था। तो बच्चों
तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो विफलता थी इसकी कारण थी। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है। 1962 का जो युद्ध हुआ था और सूखे के कारण योजना प्रभावित हुई। अच्छा, ये योजना क्यों प्रभावित हुई? 1962 युद्ध से और सूखे के कारण इस योजना पे प्रभाव पड़ा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अभिनय के 4 पहलू आंगिक, आहार्य, वाचिक, सात्विक और नृत्य और नाट्य प्रवृत्तः संयुक्त हैं? ऑप्शन है मणिपुर, भरतनाट्यम, कथकली या फिर कुचिपुड़ी। बच्चों वो है आपका कथकली। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लौह मिश्र धातु के समान गोल आकार की 2 ठोस गेंदें एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं। यदि गेंद की सामग्री का घनत्व 3/2 पाई गुणे 10 की पावर 5 kg प्रति मीटर क्यूब है और त्रिज्या 1 मीटर है तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण बल क्या होगा? G बराबर 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होगा। तो आप इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 66.7 न्यूटन, 6.67 न्यूटन, 0.667 न्यूटन या फिर 0.06667 न्यूटन। तो ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना आंसर बताइए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि घनत्व 3/2 पाई गुणे 10 की पावर 5, त्रिज्या 1 मीटर दिया है और गुरुत्वीय बल जो है 6.67 गुणे 10 की पावर -11 दिया है। आप लोग को पता है कि यदि 2 वृत्त हैं, ठीक है, ये हमारे दोनों वृत्त क्या हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है, तो इनके पास 2 त्रिज्याएं होंगी। इसकी एक ये त्रिज्या और इसकी जो है एक ये त्रिज्या। तो यहाँ पे ये आर है और ये भी आपका आर है। तो ये आर और आर है, इनके पूरे बीच की जो दूरी है उसे हम डी कहेंगे। तो डी का मान हमारा कितना आ जाएगा? डी का मान आ जाएगा 2r, यानी कि, और आर की वैल्यू दी है आपके 1 मीटर, तो यहाँ पे डी का मान हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए कि अब हम यहाँ पे पहले द्रव्यमान निकालेंगे। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है? घनत्व गुणे आयतन, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। तो अब यहीं पे हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो यम यानी कि द्रव्यमान बराबर घनत्व दिया है 3/2 पाई गुणे 10 की पावर 5 और आयतन कितना दिया है? तो आयतन लिखिए 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पाई से पाई को काट देंगे और यहाँ पे 3 से 3 को काट देंगे। क्लियर है। और ये हमारा 2 से हमारा ये 4 कटेगा 2 बार में। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हमको द्रव्यमान क्या मिलेगा? तो द्रव्यमान बराबर 2 गुणे 10 के पावर 5 और आर का मान 1 है, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो यहाँ पे हमारा द्रव्यमान लिख लीजिए 2 गुणे 10 के पावर 5, ये हमारा द्रव्यमान आ गया। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हमारा क्या है कि अब हमको निकालना है गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल बराबर होता है Gm² अपन d²। तो हम यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो F बराबर G का मान कितना है? यहाँ पे देखिए 6.67 मल्टीप्लाई 10 के पावर -11 है और यम हमने निकाला है 2 गुणे 10 के पावर 5 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन d² यानी कि 1 का स्क्वायर। डी हमने क्या निकालना था? 2 मीटर, तो 2 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो गुरुत्वीय बल बराबर यहाँ पे 6.67 10 के पावर ये है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 6.67 गुणे 10 के पावर -11 गुणे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा
और 10 के पावर 5 को हो जाएगा 10 के पावर 10, ठीक है। अपान में देखा जाए तो हमको मिलेगा 4, है ना। इस 4 से हम लोग जो है इस 4 को काट देंगे तो हम, और यहाँ पे 10 के पावर -11 है और 10 के पावर 10 है, तो गुणा होता है तो जुड़ती हैं इनकी घातें, तो 11 में से 10 जगह तो कितना बचेगा -1, तो हमारे पास गुरुत्वीय बल का मान आएगा 6.67 गुणे 10 के पावर -1। और इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये -1 है तो ये बन जाएगा 6.67 गुणे 1/10, यानी कि जब हम इसको 10 से भाग करेंगे तो गुरुत्वीय बल का मान जो आएगा 0.667 न्यूटन आ जाएगा। यही हमारा मान होगा, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पे गुरुत्वीय बल का मान 0.667 न्यूटन निकाल दिया, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया और आपका आंसर जो है 0.667 न्यूटन आपका आ जाएगा। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। अभी हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उझावर थिरुनल किस राज्य में मनाए जाने वाला किसानों का त्यौहार है। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो बच्चों उझावर जो है, उझावर थिरुनल जो है वो आपका जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघीय ढांचे में किस सूची में वे शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ऑप्शन है अवशिष्ट सूची, राज्य सूची, संघ सूची या फिर समवर्ती सूची। तो वो है आपका समवर्ती सूची, जिसमें दोनों बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी, यानी कि ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 का फाइनल कहाँ खेला गया। ऑप्शन है संबलपुर, भुवनेश्वर, कटक या फिर राउरकेला। तो बच्चों आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो बच्चों ये जो है कटक में खेला गया। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है, ठीक है। कटक का बाराबती स्टेडियम जो है क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? बाराबती स्टेडियम। तो ये आपका अंतिम प्रश्न था। मैंने सारा कुछ बताया आपको डिटेल में, और जो भी क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के आते हैं उसको हम सॉल्व करके भी दिखाते हैं। बहुत जल्द ही हम लोग आप लोग को मैथ्स के भी क्वेश्चन एक एक करके दिखाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर।